नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लाने में लेट हो गया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2। मैंने बोला था कि पार्ट 1 में मैंने लगभग 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, तो जो भी दोस्त अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उनसे उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है क्योंकि मैं उसमें भी केवल इंपॉर्टेंस पॉइंट ही लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं केवल ही इंपॉर्टेंस पॉइंट के ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक की स्पेशली वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी। दोस्तों हम लोग बात करते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 1 में जो टॉपिक छूट गया, आज वो टॉपिक सारा हम लोग देख लेंगे। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंस होने वाला है कि यहाँ से एग्ज़ाम में आपको 5 से 6 नंबर क्वेश्चन एकदम कवर होगा 110%, ये गारंटी है। ठीक है, ये दावा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर इस 3 लेयर 3 टर्मिनल 2 जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, मैंने क्या किया है दोस्तों कि इसमें हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, आपको कहीं भी देखना नहीं है, सीधा आपको हाईलाइटेड पॉइंट को देखना है जो कि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर हमारे क्या होती है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होती है। बाईपोलर कहने का मतलब ये होता है कि ट्रांजिस्टर में जो करंट का फ्लो होता है ना, वो क्या होता है हमारा बाईपोलरली। बाईपोलरली कहने का मतलब ये है कि उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों कारण होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारी ट्रांजिस्टर होती है वो 3 लेयर होती है। ठीक है ना, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, 3 टर्मिनल होती हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर हमारी 3 टर्मिनल भी होती हैं। NPN जो हमारी 3 लेयर इसमें होती हैं। ठीक है, दूसरी क्या होती है, इसमें 2 जंक्शन होते हैं, J1 और J2। ठीक है, तो ये जब हमारी इंपॉर्टेंस पॉइंट हो गई तो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड हमारे 3 लेयर 3 टर्मिनल 2 जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आपको दिख रहा होगा, इट्स कंसिस्ट। चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, दूसरा पॉइंट आपको ये है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इट्स कंसिस्ट ऑफ आइदर 2 N टाइप एंड 1 P टाइप लेयर ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन कहने का मतलब ये है कि देखिए, एनपीएन कहने का मतलब इसमें यही कह रहा है कि एन पी एंड एन। ठीक है ना, ये एनपीएन हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एन मतलब नेगेटिव किस पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे। यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज हमारा कैरियर क्या होगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा। अभी हम बात करें पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारा क्या होगा, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर पी मतलब प्लस, प्लस मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये पूछता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस्ट है कि पीएनपी है, तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस्ट है क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं जो कि करंट फ्लो करवाने के लिए बहुत ही मेन भूमिका निभाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से ये एनपीएन अच्छा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि इन ए ट्रांजिस्टर करंट फ्लो ड्यू टू बोथ मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी। मैंने अभी बताया जैसे कि इसमें जो करंट का फ्लो होता है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी दोनों के कारण करंट इसमें फ्लो होती है। ठीक है ना, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ए बाईपोलर डिवाइस। ठीक है, तो बाईपोलर डिवाइस कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी डिवाइस जिसमें करंट का फ्लो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों से हो। ठीक है, दूसरी चीज़, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बाईपोलर जंक्शन एक वोल्टेज है कि करंट है। तो आप याद रखिए कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो हमारी डिवाइस होती हैं वो एक होती है करंट कंट्रोल डिवाइस होती हैं, नॉट ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है ना, तो आपको वोल्टेज कंट्रोल नहीं मानना है, आपको मानना है कि बाईपोलर जंक्शन इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। करंट कंट्रोल है कि वोल्टेज कंट्रोल है। अगला क्या है कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है, आउटपुट इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इज़ लेज़र। थर्मल स्टेबिलिटी से क्या होती है, कम होती है, बिकॉज लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है ना, क्योंकि लीकेज करंट इसमें और रिवर्स सैचुरेशन करंट इसमें होता है, जिसके कारण थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, हमारी कम होती है। ठीक है, और ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। आगे इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख रहा होगा कि इन अ ट्रांजिस्टर ऑल मेजर करंट्स आर डिफ्यूज़न करंट। इसमें जो भी करंट होती है हमारी मैक्सिमम वो डिफ्यूज़न करंट होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें पूछ देता है कि करंट क्या होगी हमारी, तो हमारी डिफ्यूज़न करंट्स होगी, याद रखना है आपको। बेस करंट इज़ रिकम्बिनेशन करंट, जो बेस करंट होती है वो रिकम्बाइन होकर वहाँ से हमें मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि जो अमीटर से आती है और जो कलेक्टर से आती है वो रिकम्बाइन होकर कहाँ घुसती है, बेस में घुसती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है हमारी, ए ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट्स बाई 2 डायोड्स कनेक्टर बैक टू बैक। मतलब 2 डायोड को जब हम बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ट्रांजिस्टर बनते हैं। क्वेश्चन पूछ चुका है कि 2 डायोड को अगर हम बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ट्रांजिस्टर का निर्माण होगा, ठीक है। वर्क एज अ ट्रांजिस्टर। दूसरी चीज़ क्या है, देयर इज़ नो बॉन्डिंग बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, ठीक है ना। इसमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं होता है बेस और कलेक्टर के बीच में। कलेक्टर करंट कंडक्शन इन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज़ कैरी आउट बाई होल्स वेयर आर एनपीएन ट्रांजिस्टर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का मतलब है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा उसमें जो करंट का फ्लो होगा वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जो पीएनपी होगा उसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, जिसमें करंट का फ्लो क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब होल्स के कारण उसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर से दोस्तों कि इसका सिंबल्स क्या होते हैं, किस में हाईली डोप्ड होता है, किस में लाइटली डोप्ड होता है, कितने जंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला पॉइंट देखिए, हम लोग सिंबल पे आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम के पॉइंट से भी होते हैं। सिंबल देखिए, सिंबल में क्या है कि आप बताइए मुझे, फॉरवर्ड बाइस कोई चीज़ कब होती है, जब माइनस को माइनस से जोड़ते हैं। बताइए एन वाला, हम बोले हैं ना कि एन वाला ये माइनस होता है, इसे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ कनेक्ट होगा, ये क्या होगा, ये प्लस प्लस से कनेक्ट होगा, ये प्लस वाला हमारा कैसे होगा, माइनस से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो जब भी पोलैरिटी हमारी चेंज होगी, समझिए रिवर्स बाइस में, यानी कि आप एक चीज़ देख रहे हो दोस्त यहाँ पे, ये हमारा इसको बोलते हैं, ये एमीटर है, एमीटर करंट है, और ये हमारी बेस है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इस जोन को एमीटर टू बेस, ठीक है। और ये वाला जो हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टर टू बेस, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कौन सा फॉरवर्ड बाइस में पूछता है कि ट्रांजिस्टर अगर नॉर्मल ऑपरेशन में है तो कौन सा इसका जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होगा और कौन सा रिवर्स बाइस में होगा। तो देखिए एमीटर बेस का जो साइड होगा ना वो हमारा होगा फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है, क्योंकि इसे माइनस माइनस से कनेक्ट है, यानी पोलैरिटी सेम है, मतलब फॉरवर्ड बाइस में है, ठीक है। तो एमीटर बेस जो हमारी होती है वो क्या होगी, हमारी फॉरवर्ड बाइस में होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कलेक्टर बेस, कलेक्टर टू बेस। कलेक्टर बेस हमारी क्या होगी, यहाँ पोलैरिटी चेंज है, यानी कि यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे प्लस है, एन वाले पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, तो नेगेटिव हमारा हो जाएगा। तो इस वजह से प्लस और माइनस यानी पोलैरिटी चेंज, यानी क्या हो जाएगी हमारी रिवर्स बाइस, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर नॉर्मल ऑपरेशन में अगर कोई ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है तो उसका एमीटर बेस जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड बाइस में होगा, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा क्या होगा, रिवर्स बाइस में होगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको यहाँ दिख रहा होगा लेयर एन पी एन, 3 लेयर दिख रहा है आपको ना, एन पी एन 3 लेयर दिख गया आपको। जंक्शन हमारा क्या होगा, जंक्शन हमारे 2 यहाँ बन जाएंगे, देख रहे होंगे यहाँ पे, एक यहाँ जंक्शन बन जाएगा और यहाँ जंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारे जंक्शन बेसिकली बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 जंक्शन हमारे बेसिकली यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो VE या VCC जोड़े हैं ना, ये हमारी क्या है, बैटरी है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा नहीं सोचना, ये हमारी बैटरी है, ठीक है। तो ये हमारा NPN का हो गया, ये हमारा क्या हो गया, PNP का हो गया, ठीक है। PNP में देख लीजिए यहाँ भी ये प्लस वाला क्या है, ये प्लस है और ये प्लस है, P वाला प्लस होता है, दोनों जुड़ोगे क्या हो जाएगा, सेम टर्मिनल, मतलब ये फॉरवर्ड बाइस में। यहाँ क्या है, ये माइनस है और ये क्या हमारा प्लस है, यानी यहाँ हो गया रिवर्स बाइस, ठीक है। मतलब हम एमीटर बेस जंक्शन को चाहे NPN हो चाहे PNP हो, ठीक है, नहीं नॉर्मल ऑपरेशन में ट्रांजिस्टर के एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में रखेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन को हम क्या करेंगे, रिवर्स बाइस में रखेंगे, ठीक है। अब सिंबल देखिए, सिंबल याद करने का आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कि आप ज़िंदगी में कभी आज के बाद सिंबल में कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, ठीक है। दूसरी बात, सिंबल में हम लोग देखते हैं सिंबल हम लोग कैसे याद करेंगे ताकि आज के बाद कंफ्यूज नहीं होने वाले हम लोग हैं। देखते हैं क्या है, चलिए सिंबल क्या है हमारा, सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये सिंबल हमको दिख रहा होगा NPN का, ये दिख रहा होगा PNP का, ठीक है। आप मुझे बताइए NPN जैसे आप लिखे हो यहाँ पे ना NPN, तो N से क्या होता है, निकलना, N से क्या होता है, निकलना, ठीक है।
क्योंकि निकलना आप लिखेंगे तो उसमें एन आएगा। जैसे व्हाट्सएप पे आप टाइपिंग करते हो ना, एन लिखते हो निकलना, अरे बाहर निकलो भाई, ऐसा लिखते हो ना, तो निकलना हमारा हो गया। अब पी का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी ट्रांजिस्टर का सिंबल दे दे और उसमें बस एमीटर वाली करंट देखिए, अगर एमीटर वाली करंट निकल रही है तो निकलना मतलब क्या बताया हमने, एन पी एन, ठीक है। तो हम तुरंत क्या टिक करेंगे कि एन पी एन का सिंगल है, मतलब सिंबल है हमारा, सिंगल कह रहे हैं सिंबल है, एन पी एन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अगर क्वेश्चन में कह दे कि बताइए पी एन पी है कि एन पी है, करंट बस देखिए एमीटर वाली पे, बस करंट देखिए, देखिए कभी भी करंट दिखाते हो ना एमीटर पे दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बस एमीटर वाली करंट देखिए, तो एमीटर वाली करंट अगर एंटर मार रही है यानी प्रवेश कर रही, पी से प्रवेश कर रही है, तो समझ लीजिए हमारा क्या है, पी एन पी एन। दोस्तों आई होप मुझे पूरा भरोसा है, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। एन मतलब निकलना, पी मतलब प्रवेश करना, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के सिंबल में क्या है कि एन मतलब अगर निकल रहा है, एन मतलब अगर हमारा क्या हो रहा है, निकल रहा है, मतलब क्या है कि ये है हमारा है एन पी एन ट्रांजिस्टर। पी मतलब प्रवेश करना, मतलब हमारा है पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये वीडियो ऐसी है कि 20-25 मिनट पढ़ो, 5-6 क्वेश्चन ले जाओ हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँ। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट भी किया करो। देखिए चलिए हम लोग बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट को लेकर के, ट्रांजिस्टर सेक्शंस, ठीक है। ट्रांजिस्टर सेक्शंस से हम लोग बात करेंगे। एक तो हमारा दिया है एमीटर, एमीटर क्या है। सबसे बड़ी बड़ी बात मैंने इसमें हाईलाइट कर दी कि ट्रांजिस्टर में जो एमीटर होता है वो हैविली डोप्ड होता है। जितने भी रीज़न होते हैं, चाहे एमीटर हो, चाहे बेस हो, चाहे कलेक्टर हो, ठीक है, ये जितने भी होते हैं ना, इसमें क्या होता है, एमीटर हमारा क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है, ठीक है। डोपिंग करने से हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए डोपिंग क्या कहलाती है, इम्प्योरिटी को ऐड करना, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग एमीटर क्या होती है। तो ट्रांजिस्टर में जो एमीटर होती है वो हैवली डोप्ड होती है, जितने भी जैसे बेस और कलेक्टर की तुलना में इसकी डोपिंग बहुत हाई होती है एमीटर की, ठीक है। दूसरी क्या होती है कि बेस पूछता है, तो बेस हमारी क्या होती है, वेरी लाइटली, मैंने फिर हाईलाइट किया यहाँ पे, वेरी लाइटली डोपिंग की जाती है। कलेक्टर, कलेक्टर क्या होती है, तो कलेक्टर जो हमारा किया जाता है मॉडरेटली, यानी नॉर्मल डोपिंग होती है, ठीक है ना, मॉडरेट बोल सकते हो, नॉर्मल। यानी सबसे हैवली डोप्ड किसकी होती है, एमीटर की। सबसे लाइटली किसकी होती है, बेस की। और सबसे मॉडरेटली यानी सबसे नॉर्मल किसकी होती है, कलेक्टर की, ठीक है। साइज़ में क्या है, अब साइज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए द मेन फंक्शन ऑफ द, यहाँ देखिए द मेन फंक्शन ऑफ द रीजन इज़ टू सप्लाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आइदर्स इलेक्ट्रॉन्स अ होल। मतलब इसका मेन काम क्या होता है मीटर का, ये होल से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, सप्लाई करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में। डिपेंड करता है एनपीएन होगा तो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, मतलब कलेक्टर के पास भेजेगा, ठीक है। अगर अगर वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उसमें होल्स मेजॉरिटी में होंगे तो होल्स को क्या करेगा, कलेक्टर के पास भेजेगा, ठीक है। साइज़ क्या होती है इसकी, साइज़ देखिए अब सबसे पतला हमारा कौन होता है, बेस होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो क्या होता है कि एमीटर और कलेक्टर से जो भी हमारे आते हैं रिकम्बाइन होके अंदर घुस जाते हैं बेस से, ठीक है। ये सबसे पतला होता है। कलेक्टर की साइज़ पूछा था यूपीपीसीएल में क्वेश्चन, री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे साइज़ किसकी बड़ी होती है। तो दोस्तों याद रखना आपको कि सबसे बड़ी हमारी साइज़ क्या होती है, तो कलेक्टर की साइज़ हमारी सबसे बड़ी होती है। जितने भी एमीटर बेस कलेक्टर में सबसे बड़ी साइज़ कलेक्टर की होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि कलेक्ट करता है, जो एमीटर से होल से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग भेजते हैं ना, ठीक है। इमीटर का काम होता है एमीट्स करना, इलेक्ट्रॉन या होल्स को क्या करना है, एमीट करना, ठीक है। तो उसको भाई कोई कलेक्ट करने वाला होना चाहिए ना, तो हमारा जो कलेक्टर सेक्शन होता है ट्रांजिस्टर में वो कलेक्ट करता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि साइज सबसे बड़ी किसकी होती है, कलेक्टर की होती है, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब पॉइंट्स। चलिए ये बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन है। तो बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन हम 3 तरीके से करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। 3 तरीके की होती है। तो ये बीजेटी की हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे देखिए कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। तो कॉमन बेस में हमारा जो इनपुट होता है वो एमीटर होता है, आउटपुट क्या होता है, कलेक्टर होता है। कॉमन एमीटर में बेस होता है इनपुट और कलेक्टर हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है कि बेस हमारा इनपुट होता है, आउटपुट हमारा एमीटर होता है। अब देखिए इसको रटना नहीं है, कैसे याद करना है। अब बताइए कॉमन बेस यानी बेस हमारा हो गया कॉमन, कॉमन बेस में बेस हमारा हो गया कॉमन, यानी बेस को तो हटा के फेंक दो बाहर, बचा हमारा क्या,
कलेक्टर बचा और क्या बचा हमारा, एमीटर बचा। ठीक है, तो जायज़ सी बात है, एमीटर से हम सप्लाई देते हैं, एमीटर एमिट्स करता है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। कलेक्टर कलेक्ट करता है, मतलब आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कॉमन एमीटर का मतलब क्या हो गया, कॉमन एमीटर का मतलब ये हो गया, आप एमीटर को उठा के फेंक दीजिए, आप एमीटर को तो भूल जाइए, बच्चे आपके पास क्या क्या, बेस और बच रहे हैं कलेक्टर। तो जाहिर सी बात है, जब एमीटर हट गया है तो अब इनपुट का काम कौन करेगा, बेस करेगा। आउटपुट तो हमारा कलेक्टर सबसे आउटपुट में रहता है ये कलेक्ट करने के लिए। कॉमन कलेक्टर में क्या है कि कलेक्टर ही आप गायब कर दो, आपके पास क्या बचा है, मीटर बच रहा है और बेस बच रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा बेस बचता है ना, तो बेस हमारा इनपुट हो जाता है और आउटपुट हमारा क्या हो जाता है, एमीटर हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर वाला थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन आप और सारा याद कर सकते हो वैसे। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है ये इनपुट और आउटपुट नोड्स याद करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे डीएमआरसी में प्रीवियस ईयर में केवल यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है मोड ऑफ ऑपरेशन। ट्रांजिस्टर के मोड ऑफ ऑपरेशन में आप देखेंगे डीएमआरसी, एलएमआरसी और एसएससी, जेई कहीं भी देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन मिला है। कह देगा कि एमीटर बेस्ड जंक्शन और फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। ठीक है, ट्रांजिस्टर में पहली बार ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, कट ऑफ सेचुरेशन एक्टिव सब में हमारा क्या होता है, ऑपरेट होता है। पूछता है ट्रांजिस्टर किस किस रीजन में ऑपरेट होता है, तो आप क्या आंसर मारोगे, कट ऑफ में, सेचुरेशन में, रिवर्स बाइस में, एक्टिव में, सब में ये ऑपरेट होता है ट्रांजिस्टर हमारा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर एमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, एकदम 100% यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना है दोस्तों, एकदम तय रहता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई ट्रांजिस्टर कट ऑफ में कब होता है, यदि एमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोनों अगर हमारे क्या है, रिवर्स बाइस में है, अगर दोनों क्या हमारे हैं, रिवर्स बाइस में है, तो हमारा क्या होगा, कट ऑफ। ठीक है, दोनों अगर क्या है, फॉरवर्ड बाइस में, तो हमारा होगा एक्टिव। दोनों अगर नहीं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स में, सॉरी ये तो नॉर्मल होता है, अगर एक फॉरवर्ड में एक रिवर्स में तो एक्टिव होगा। अगर दोनों फॉरवर्ड हो गए तो क्या हो गया, हमारा सेचुरेशन रीजन हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स रीजन क्या होता है, रिवर्स एक्टिव, दोनों एक रिवर्स एक फॉरवर्ड में, मतलब एक्टिव का जस्ट उल्टा। ठीक है, एक्टिव का जस्ट उल्टा होता है रिवर्स एक्टिव। भाई जाहिर सी बात है, एक्टिव का जस्ट उल्टा रिवर्स एक्टिव। तो आपको याद हो गया होगा, कट ऑफ में क्या होगा, दोनों हमारे हो जाएंगे रिवर्स बाइस में। ठीक है, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस में। कट ऑफ का मतलब आप बस याद रखना, कट ऑफ मतलब कट गया मान के चलिए, तो दोनों रिवर्स बाइस में होगा, तो जाहिर सी बात है कट गया, उसमें कोई सप्लाई नहीं है, तो हमारा हो गया कट ऑफ। एक्टिव में क्या होता है कि एक्टिव में नॉर्मल याद रखिए, नॉर्मल ऑपरेशन क्या होती है कि एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में, कलेक्टर हमारी रिवर्स बाइस में। ठीक है, सैचुरेशन में क्या होती है, दोनों फॉरवर्ड बाइस में होगी, एमीटर बेस्ड जंक्शन, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड। रिवर्स बाइस में क्या होगा, रिवर्स एक्टिव में क्या होगा कि एक रिवर्स जस्ट मतलब एक्टिव रीजन का उल्टा हमारा रिवर्स एक्टिव होता है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या, एप्लीकेशन क्या है कि कट ऑफ रहेगा भाई, तो हमारा केस में वर्क करेगा ये ऑफ स्विच की तरह, नॉर्मल एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, सैचुरेशन में ऑन स्विच, और रिवर्स में क्या हमारा करता है, एटेन्यूएटर। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं सिर्फ वही टॉपिक लेकर आता हूँ ना जो कन्फ्यूज़ करता है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप कोई भी सेट मार के देखिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस वीडियो से आपको क्वेश्चन 5-6 नहीं मिलेगा, तो फिर आप मेरे चैनल से दोबारा मत पढ़िएगा। ठीक है ना, मैं चैलेंजेबल कर रहा हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। कॉमन बेस कन्फिग्रेशन से कुछ हम लोग देखते हैं। तो कॉमन बेस में हमने क्या बोला था कि बेस हमारा कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन बेस में हमने यही बोला था ना कि बेस हमारा कॉमन होगा। ठीक है, तो हमारे एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये बेस हमारा ये है ना, तो बेस बीच में है, यानी बेस हमारा क्या है, कॉमन है। कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में हमारा बेस क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, इसका जो करंट आता है IE बराबर IB प्लस IC प्लस ICB और लीकेज करंट। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है एमीटर करंट जो हमारी होती है बेस करंट, कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट, यानी कलेक्टर टू बेस में जो हमारी लीकेज करंट आ रही है ना, वो हमारी ICBO कहलाती है। ठीक है, तो जस्ट ये याद रखिए। नोट में क्या है कि जो बेस करंट होती है वो 2% के आसपास होती है एमीटर करंट का। ठीक है, और जो हमारी कलेक्टर करंट होती है वो 98% होती है IE का, एमीटर करंट का होती है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा जल्दी कहीं नहीं मिलेगा कि बेस करंट जो होती है 2% होती है एमीटर करंट का, और कलेक्टर करंट 98% होती है एमीटर करंट का। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा था कॉमन बेस। ठीक है, तो कॉमन बेस में ये कम से कम इतना डायग्राम आपको याद होना चाहिए, नोट में जो पॉइंट हमने बताए हुए याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए DMRC का क्वेश्चन है।
ये आपका DMRC का क्वेश्चन है भैया, ये DMRC में पूछ लिया था। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ये दे दिया था, अल्फ़ा बराबर IC/I दे दिया था, ठीक है। या तो कभी कभी केवल अल्फ़ा दे के पूछ लेता कि अल्फ़ा बराबर क्या होगा, ठीक है। या अल्फ़ा किसकी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को दिखाता है, तो याद रखिए अल्फ़ा जो है कॉमन बेस की करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को दिखाता है, और अल्फ़ा बराबर हमारा होता है IC/IE, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये DMRC में क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, यकीन ना हो तो आप DMRC के पेपर में आप देख सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अगला है कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में हम लोग करंट एम्प्लीफिकेशन को दिखाते हैं बीटा से, और बीटा बराबर हमारा क्या मिलता है, बीटा बराबर IC/IB, ठीक है। कॉमन एमीटर में देख रहे हैं यहाँ पे एमीटर क्या है हमारा डायग्राम में, एमीटर कॉमन है, देख रहे होंगे एमीटर हमारा क्या है बीच में, यानी कॉमन है। और अल्फ़ा बराबर क्या होता है हमारा इसमें, बीटा/1 प्लस बीटा, ठीक है। या इसमें कभी कभी ये भी कह सकते हो कि 1/α माइनस 1/बीटा बराबर 1, ये भी सही है। दूसरी चीज़ क्या है हमारी, एक चीज़ और हमारी सही है कि बीटा बराबर α/1 माइनस अल्फ़ा, ये तीनों तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो तीनों हमारा सही है, इतना जान लीजिए तीनों सही है। और एक बात जानिए, जिस ट्रांजिस्टर की अल्फ़ा जितनी ज़्यादा होगी ना, वो ट्रांजिस्टर हमारा बहुत अच्छा होगा। और अल्फ़ा की मान हमेशा 1 से कम होती है, जबकि बीटा की मान हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। बीटा का मान जनरली 20 से 500 के बीच में होता है, यानी 20 to 500 के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन एमीटर है, और कॉमन एमीटर में हमको 180 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन। और कॉमन एमीटर बहुत ही मोस्ट यूज़फुल हमारा मतलब कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हाई पावर गेन हम लोग प्राप्त करते हैं, हाई वोल्टेज करंट गेन दोनों होता है। अब देखिए इसमें बीटा की रेंज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बताया था हमने कि बीटा की रेंज कितनी होती है, 20 से 500 होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ यूज्ड व्हेन अप्रिशिएबल करंट गेन एज वेल एज वोल्टेज गेन रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ हमें अप्रिशिएबल, तो जहाँ हमें मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से वोल्टेज गेन करंट गेन प्राप्त करनी होती है, या हाई लेवल की प्राप्त करनी होती है, तो वहाँ पे हम लोग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल करंट क्या होती है, तो इसमें टोटल करंट ये होती है कि IC बराबर बीटा IB प्लस ICEO, या एक और होती है कि IC बराबर बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। तीनों इक्वेशन याद रखना है। SSC JEE में यहाँ से केवल इक्वेशन देके क्वेश्चन यहाँ से इन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें क्या इक्वेशन है और कैसे इसको सॉल्व करना है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर को हम लोग कॉमन रखेंगे, ठीक है ना। और तो इसका हमें गामा मिलता है, यानी गामा बराबर 1 प्लस बीटा होता है, ठीक है। तो गामा का मान 500 से भी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। और गामा बीटा में तो रिलेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रिलेशन पूरा याद रखिए कि गामा बराबर क्या होगा हमारा IE/I। DMRC में अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का फार्मूला पूछ लिया था, पूछ देता कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है किस किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। तो बताइए अल्फ़ा हमारा किसके लिए होता है, कॉमन बेस के लिए। बीटा किसके लिए होता है, कॉमन एमीटर के लिए। गामा किसके लिए होता है, तो कॉमन कलेक्टर के लिए, ठीक है। और गामा बराबर क्या होता है, 1 प्लस बीटा, या हमारा 1/1 माइनस अल्फ़ा, तीनों सही है। या इसमें एमीटर करंट क्या होती है, तो 1 प्लस बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICEO, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट्स व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि दिस कॉन्फ़िगरेशन वाज हैज़ अ वेरी इनपुट रेजिस्टेंस, हाई इनपुट रेजिस्टेंस 750 किलो एंड वेरी लो आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरी वोल्टेज गेन इज़ ऑलवेज लेस देन 1, सो नेवर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन पर्पस। एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं वोल्टेज गेन, क्योंकि उसका लो होता है, ठीक है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ यूज़ फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। तो पूछता है कि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग किस कॉन्फ़िगरेशन के यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग को यूज़ करना है कॉमन कलेक्टर, ठीक है। दैट इज़ ड्राइविंग ए लो इम्पीडेंस लोड फ्रॉम हाई इम्पीडेंस लोड सोर्स, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं इसमें। अब देखिए नीचे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये टेबल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये टेबल आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन ना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 110% मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टेबल आपको दिख रहा होगा, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसमें,
यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, लीकेज करंट एप्लीकेशन एंड फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से ये टेबल है। अगर आप टेबल चाहते हैं एग्ज़ाम में रट के तो 100% क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना तय है एकदम, आप मान के चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस, कॉमन बेस का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वेरी लो होता है। ठीक है, कॉमन एमीटर का भी लो होता है, लगभग 50 किलो ओम होता है, इसका 40 किलो ओम होता है कॉमन बेस का। और कॉमन कलेक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, कॉमन कलेक्टर का इम्पीडेंस मैचिंग में हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। देखिए बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि कॉमन कलेक्टर का मतलब कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसका आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो याद रखिए कि सबसे ज़्यादा इनपुट रेजिस्टेंस हमारा होता है कॉमन कलेक्टर का, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए जिसका इनपुट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसका आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। देख लीजिए इसका आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे क्या है, कम है, 50 ओम है, जबकि इसका देखिए 10 किलो ओम है, इसका कितना है, 1 मेगा ओम है। यानी कि कॉमन कलेक्टर के बारे में तो आज के बाद नहीं भूलेंगे ना। कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है सबसे हाई होता है, लगभग 750 किलो ओम। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, मात्र 50 ओम होता है। जस्ट मतलब जिसका सबसे हाई इनपुट होगा उसका लो आउटपुट होगा। जस्ट इसका उल्टा देख लीजिए, अब कॉमन बेस में चले आइए। कॉमन बेस में क्या है कि हमारा इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लो है, देखिए इसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही हाई है। तो क्वेश्चन आपका हो गया कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लो है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो हमारा कॉमन बेस है। यानी कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होता है लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। यानी जिसका इनपुट रेजिस्टेंस 0 है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो आप कॉमन बेस याद रखिए, कॉमन कलेक्टर याद रखिए। ठीक है, तो कॉमन बेस को अगर याद रखते हैं ना तो यहाँ क्या है कि एक गैप मान लीजिए, यहाँ पे एक गैप देख रहे हैं, यहाँ पे एक गैप मान लीजिए, या तो कॉमन बेस याद रखिए, कॉमन कलेक्टर याद रखिए। ठीक है, तो आप कॉमन कलेक्टर याद रखिएगा क्योंकि फेमस है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप याद रखिए कि कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। जस्ट इसका रिवर्स कर दो कॉमन बेस में। कॉमन बेस में क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, तो आई होप आज के बाद आप नहीं भूलोगे। करंट गेन क्या होता है, तो करंट गेन इसकी जो होती है 1 से कम होती है, अल्फ़ा का मान 1 से कम होता है। इसका क्या होता है, 20 से 500 के बीच होता है और इसका और भी ज़्यादा होता है। वोल्टेज गेन क्या होता है, इसका कम होता है, इसका हाई होता है, इसका लेस देन यूनिटी होता है। ठीक है, लीकेज करंट सबसे स्मॉल होती है कॉमन बेस में, दोनों में सबसे हाई होती है। ठीक है, यानी सबसे स्मॉल किस में होगी, लीकेज करंट हमारी होगी कॉमन बेस में। कॉमन बेस में लीकेज करंट क्यों कम होगी, उसका इनपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या है, बहुत ही कम है। एप्लीकेशन क्या है, ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ की जाती है, ये हमारी आईडीओ, ये हमारी इम्पीडेंस मैचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमारी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से ये रेडियो में, ये आईडीओ में, ये इम्पीडेंस मैचिंग में। ठीक है ना, तो हमारी जो कॉमन बेस होती है वो रेडियो में या हाई फ्रीक्वेंसी में, और दूसरी कॉमन एमीटर जो होती है वो हमारी किस में, आईडीओ में, और कॉमन कलेक्टर जो हमारी होती है वो यूज़ की जाती है इम्पीडेंस मैचिंग। फेज शिफ्टिंग कितना होता है, तो फेज शिफ्टिंग हमारा होता है 0 डिग्री कॉमन बेस में, कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री। बस याद रखिए कॉमन एमीटर में फेज शिफ्टिंग 180 डिग्री होती है, बस इतना याद रखिए, बाकी किसी में नहीं होती। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत ही ये टेबल लिख करना, ये सारा क्वेश्चन है, समझिए ये सारा क्वेश्चन है, हर बार पूछा है यहाँ से क्वेश्चन। चलिए इस टेबल को मिटा लेते हैं हम लोग। इसके बाद और एक टेबल देखेंगे कि जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता हो दोस्तों कमेंट करिए, मुझे टॉपिक लिख दीजिए कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, कंपेरिजन ऑफ वेरियस सिंगल फेज रेक्टिफायर। ठीक है, तो जितने भी हमारे सिंगल फेज रेक्टिफायर होते हैं, वेरियस रेक्टिफायर होते हैं, डायोड रेक्टिफायर, आज उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेबल से, जो कि उनके सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट। अगर आपको रेक्टिफायर के बारे में हम कह रहे हैं कि जीरो कुछ नहीं आता है, मतलब आप रेक्टिफायर के बारे में बिल्कुल सुने ही नहीं हो या पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तो बस इतना पढ़ के आप चले जाओ, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा 100%। न्यूमेरिकल आ गया तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आया तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं, एकदम दावा है। ठीक है ना, इस टेबल से बाहर। आगे देखते हैं क्या है, पैरामीटर्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इतने पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर देखिए, पहला पैरामीटर हमारा दिख रहा होगा डीसी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है,
दूसरा हमारा आरएमएस वोल्टेज, रिपल वोल्टेज, वोल्टेज रिपल फैक्टर, वीआरएफ, रेक्टिफायर एफिशिएंसी, टीयूएफ, पीआईवी, क्रिस्ट फैक्टर, नंबर ऑफ डायोड, रिपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतनी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो देखिए हाफ वेव यहाँ दिख रहा है, फुल वेव ये ब्रिज है। ठीक है, इसमें मतलब हमारा दिख रहा है ना, ये हाफ वेव है, ये फुल वेव है, ये हमारा ब्रिज है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस मान मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो हमारी वीएम आएगी ना, जो पिक वैल्यू आएगी हमारी वीएम बाई पाई होगी। एवरेज वैल्यू हमारी क्या होगी, वीएम बाई पाई होगी, जबकि इनकी फुल वेव ब्रिज की क्या होगी, 2 वीएम बाई पाई होगी। ठीक है, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या हमारा होगा। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, वीएम बाई 2, मतलब आरएमएस ये वोल्टेज है, ये एवरेज वोल्टेज था। ठीक है ना, ये हमारा एवरेज था, याद रखिएगा, ये हमारा था एवरेज। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज था। आरएमएस क्या होगा हमारा, बस इसमें √2 होता है फुल वेव के लिए। आप भी पता होगा कि ब्रिज में या फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे फुल वेव होगी तो Vm/√2 होगा, इसमें Vm/√2 होगा दोनों में, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, Vm बाई पाई हो जाएगा। ठीक है, रिपेल वोल्टेज क्या होती है, तो रिपेल वोल्टेज हमारी होगी 0.3856 Vm, यहाँ क्या होगी 0.3077, 0.3077। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता था। और रिपेल वोल्टेज क्या होती है, तो रिपेल वोल्टेज हमारी हो जाएगी 1.21, 0.48, 0.48। DFCCIL में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, रिपेल फैक्टर किसका कितना होगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21, जबकि फुल वेव और फुल वेव ब्रिज का हमारा कितना होगा 0.48, 0.48। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी हमारी होगी हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6 होती है, वही 40.5, 40.5। तो 40.5 का दोगुना क्या होगा, 81 होगा ना, तो बस ये 81 हमारा हो गया, 81 हो गया फुल वेव ब्रिज का। ठीक है, तो इतना हमारा पॉइंट टेबल क्लियर हो गया ये हमारा। अब देखिए आपको नीचे में दिख रहा होगा TUF, ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। देखिए, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर हमारा जो होता है वो हाफ वेव का होता है 0.2865 और 0.6, 0.81 करके ऐसा होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। और चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। PIV बहुत इंपॉर्टेंट है, PIV यानी PIV हमारी होती है VM 2 VM। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिस्ट फैक्टर हमारी क्या होगी 2√2। क्रिस्ट फैक्टर को पिक फैक्टर भी बोला जाता है। पिक फैक्टर मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू, जब डिवाइड करेंगे मैक्सिमम टू RMS से, ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी 2√2 निकाल लेंगे वहाँ से। नंबर ऑफ डायोड क्या होगा, इसमें 1 लगा होता है हाफ वेव में, फुल वेव में 2, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 लगे होते हैं। रिपेल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी जो देते हैं इनपुट वही आउटपुट होगी। और इसमें क्या देंगे, F तो निकलेगी हमारी 2F। यहाँ भी ब्रिज में क्या होगा, देंगे F तो निकलेगी 2F। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक का आप मुझे कमेंट करिए कि आप इस टॉपिक की वीडियो बनाइए, जो दोस्त मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करें और मैं ऐसे ही हर सब्जेक्ट की मैं पॉइंट्स वाइज वीडियो इंपॉर्टेंट्स कंटेंट्स लेकर आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और आप घबराइए मत, मैं ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँ। पहले मैं जितना बता रहा हूँ ना, मैं इससे पहले एक और लेक्चर लिया हूँ एनालॉग का, उसको ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए धन्यवाद।